अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे और टॉपिक इज़ हेमाटेनिक्स। आज इसका लास्ट पार्ट है। कुछ ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन, वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए माइलॉइड ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए मेगा कैरियोसाइट फैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि कहाँ पे होता है, पेरिट्यूबुलर किडनी सेल्स में से प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन लेवल्स को करेक्ट करता है। किस तरह? बोन मैरो को सिग्नल देता है और वहाँ से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। और पेरिट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं उनमें स्पेशलाइज हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं HIFs। ये क्या करते हैं कि जब हाइपोक्सिया होता है, किडनी को मैसेज जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो को सिग्नल देता है जिसकी वजह से न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एनहांस हो जाती है। अब हमने कहा था ये स्टिमुलेट करता है हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया के मेन कॉजेज क्या हो सकते हैं? डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाए, मतलब अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं। इसके कॉमन कॉजेज होते हैं COPD, एस्थमा, नमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एनीमिया, हाई अल्टीट्यूड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और हार्ट फेलियर। इन कंडीशंस की वजह से हाइपोक्सिया डेवलप होता है। हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या होता है कि सिग्नल जाता है किडनी के पास, किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है, एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज जब करेगी प्रोडक्शन तो फिर वो बोन मैरो के पास जाएगा, रेड ब्लड सेल इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है। अब एक्सेप्शन के तौर पे आप ये याद रखो कि ये क्रोनिक रीनल फेलियर एनीमिया में यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किडनी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, किडनी डैमेज हो गई है तो एनीमिया, बेशक हाइपोक्सिया कंडीशन किडनी को सिग्नल दे रही है कि इंक्रीज करो एरिथ्रोपोइटिन, लेकिन जब किडनी खुद डैमेज हो गई है तो क्रोनिक रीनल फेलियर में इसका काम नहीं हो सकता, मतलब एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज नहीं हो सकता है। सीरम लेवल की बात करें तो एरिथ्रोपोइटिन के जो सीरम लेवल है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं टू हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रेट एंड रेड ब्लड सेल काउंट। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये याद रखो कि जब ये चीज़ें कम होंगी तो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशंस। ये प्रिपरेशंस बेसिकली क्या होती हैं? दीज कंसिस्ट ऑफ रिकम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन, और ये सिंथेटिक वर्जन होती हैं नेचुरल एरिथ्रोपोइटिन का। ये बेसिकली क्या करती हैं? ट्रीट करती हैं एनीमिया को, और ये एसोसिएट होती हैं विद क्रोनिक रीनल डिजीजेस। अब क्रोनिक रीनल डिजीजेस जो हैं उसमें एरिथ्रोपोइटिन खुद किडनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये प्रिपरेशंस दी जाती हैं। दीज इंक्लूड एपोपोइटिन अल्फा, ये एक वीक में 3 दफ़ा देनी है। डार्बीपोइटिन अल्फा, ये वीकली आपने देनी है एक। देन मिथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, एपोइटिन बीटा, ये जो है वो एक वीक में 2 से 4 जो है वो डोजेस देनी होती हैं। इन सब की डोजेज फॉर्म क्या होती है कि ये इंजेक्ट की जाती है एज स्टीराइल क्लियर कलरलेस आइसोटोनिक सोल्यूशन, और इनकी जो रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या है? IV या सबक्यूटेनियस। सो नाउ लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ दीज प्रिपरेशंस। एनीमिया इन क्रोनिक रीनल फेलियर, जब किडनी खुद डैमेज हो गई है, उसके पेरिट्यूबुलर किडनी सेल्स जो है वो डैमेज हो गए हैं, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, तो फिर इन प्रिपरेशंस को यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी इंड्यूस एनीमिया होता है जिसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है। जब बोन मैरो को कीमोथेरेपी की वजह से अफेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो ये प्रिपरेशंस देके ताकि रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हों बॉडी के अंदर। बोन मैरो डिसऑर्डर सेम इसी तरीके से, ठीक है, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स जो है नहीं बन पा रहे हैं जिसकी वजह से प्रिपरेशंस दे देंगे। देन एड्स में एक मेडिसिन यूज होती है जिसका नाम है ज़ाइडोव्यूडिन। ठीक है, अब ये मेडिसिन क्या करती है? इसकी वजह से एनीमिया इंड्यूस होता है, तो उस एनीमिया को मैनेज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए इन प्रिपरेशंस को दिया जाता है। स्पोर्ट्स में मिस यूज किया जाता है इन प्रिपरेशंस का ताकि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए और ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो मसल्स को इन्हांस हो जाए, जिसकी वजह से जो है वो एथलीट्स बेटर परफॉर्म कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दीज प्रिपरेशंस। सबसे पहले हाइपरटेंशन में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जब इंक्रीज करेंगे तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा था, अब रेड ब्लड सेल इंक्रीज होने की वजह से फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाती है, लाइक हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सीजर्स और इंसेफेलोपैथी। सेकंड वन इज थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि जब ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है कि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है, तो छोटे छोटे थ्रोम्बाई बनते हैं जो कि किसी आर्टरी को भी आगे जाके ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये इसके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड होगा इस केस में। देन लास्ट इज प्योर रेड सेल एप्लेजिया। इसका मैकेनिज्म क्या है? प्रीवियसली एंटी एरिथ्रोपोइटिन एंटीबॉडी थेरेपी उस पेशेंट को हुई थी, जिसकी वजह से अब अगर आप ये प्रिपरेशंस देते भी हो तो ये काम इतने नहीं करती हैं। टारगेट हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? लेस देन 11 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइलॉइड ग्रोथ फैक्टर्स। ये बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए होते हैं। इट विल स्टिमुलेट न्यूट्रोफिल्स। इसमें 2 तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स और ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। जो ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं उनमें आते हैं फिलग्रेस्टम, प्रिकफिलगेस्ट्रम। ये फैक्टर जाके एक्ट करते हैं ग्रेन्युलोसाइट प्रिकर्सर्स पे जो कि बोन मैरो के अंदर होता है। न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, और ये किस में यूज होते हैं? कीमोथेरेपी में या न्यूट्रोपिनिया में।
द नेक्स्ट इज ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। ये कहाँ पे एक्ट करते हैं? ब्रॉडर माइलॉइड स्टेम सेल्स पे। और बोन मैरो सेपरेशन जब हो जाती है ना, तो उसके बाद ये फैक्टर्स दिए जाते हैं। और ये बेसिकली सारग्राम मोस्टिम का काम था। फीवर, एथ्रेल्जिया, एडिमा, कैपिलरी डैमेज एंड रेयर एलर्जी। Now let's talk about a drug which is Plerizafor. ये बेसिकली CXCR4 इनिबिटर है और इन कॉम्बिनेशन विद ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स यूज की जाती है। बेसिकली ये क्या करती है, ट्रांसप्लांटेशन से पहले इंजेक्ट की जाती है ताकि ये क्या करे, मोबिलाइज करवा सके स्टेम सेल्स को इन बोन मैरो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेगाकैरियोसाइट फैक्टर्स। मेगाकैरियोसाइट फैक्टर प्लेटलेट की प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। इसमें जो ड्रग आती है वो है ओप्राल्विकिन। ये बेसिकली स्टिमुलेट करती है प्लेटलेट की प्रोडक्शन को और इसको कब यूज किया जाता है? आफ्टर कीमोथेरेपी। सो दिस ड्रग विल इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं लाइक हेडेक, इट विल कॉज फ्लूइड रिटेंशन, फटीग और डिजीनेस। देन आती है एक और ड्रग विच इज रोमिप्लोस्टिन। इस ड्रग का क्या काम होता है? ये बेसिकली थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, उसको जाके स्टिमुलेट करती है। जब उन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है तो प्लेटलेट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाती है और ये सबक्यूटेनियसली दी जाती है। देन लास्ट इज एल-थ्रोम्बोपैग। ये भी बेसिकली थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट ही होती है, लेकिन ये ओरली दी जाती है। बट ये ड्रग थोड़ी सी कम सजेस्ट की जाती है बिकॉज ये लिवर टॉक्सिसिटी करती है। सो हेपेटोटॉक्सिक है, हेमोरेजिक रिस्क इंक्रीज कर देती है और ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है इस वजह से, बिकॉज ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कर देती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हेमेटेनिक्स। लास्ट पार्ट था ये। इफ दिस हेल्प यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।